गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीडीपी के पीवाईक्यू। डिस्कस करूँगा पेपर 1 जिसका एग्ज़ाम 1 मार्च 2026 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू मिडिल चाइल्डहुड? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 2 वर्ष तक, ये इन्फेंसी हो गया। से इन्फेंसी कहेंगे। 3 to 5 ईयर्स, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। 12 से 16 वर्ष ये एज ग्रुप एडोलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है। और मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एसर्शन ए, प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है। बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखते हैं। अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और रिप्रोडक्शन करने की एक प्रक्रिया है। ये तो सरासर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही, लेकिन आर गलत। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Early symptoms of cerebral palsy can be identified by long delay in। प्रमस्तिष्क घात के प्रारंभिक लक्षणों को खाली जगह में लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है। सेरेब्रल पल्सी, affects physical movement and muscle control। ऑप्शन नंबर 2 समझ और बुझने की क्षमता। सेरेब्रल पल्सी मुख्य रूप से बॉडी मूवमेंट और मसल कंट्रोल को प्रभावित करता है, दिमाग की इंटेलिजेंस को नहीं। इस कंडीशन में पीड़ित कई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और मेंटल स्किल बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 वस्तुओं की दृश्यक पहचान। सेरेब्रल पल्सी के अर्ली सिम्टम्स बहुत छोटे बेबीज या इन्फेंट में ही दिख जाते हैं, जैसे कि उसके बैठने या नेक कंट्रोल में डिले होना। इसलिए ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने या देखने में ट्रबल होना उसका मेन या अर्ली साइन नहीं होता। गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने और लिखने में। रीडिंग और राइटिंग बच्चे काफ़ी बाद में स्कूल जाने पर सीखते हैं, ये भी नहीं होगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हाउ शुड अ टीचर डील विद स्टूडेंट्स हु आर डिस्ट्रैक्टेड इन हर क्लास? एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए, शिक्षक कैसा व्यवहार करेंगे? कक्षा को मैनेजेबल ग्रुप्स में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही है, देने चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिसमें वे ध्यान दें। गलत। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पेरेंट्स को फ़ोन कर बच्चों को कड़ी सज़ा देने की धमकी देनी चाहिए।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the following order of presenting the concepts favors effective learning? अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है? ऑप्शन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, बिल्कुल गलत है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, बिल्कुल गलत है। नॉन टू अननोन, इसे हम मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं। नॉन टू अननोन मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहलाता है। जब कोई टीचर क्लास स्टार्ट करता है तो उनका पहला काम होता है बच्चों का उस टॉपिक के बारे में उनका प्रीवियस नॉलेज को चेक करना या प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना। तो इसे ही हम मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो इसलिए नॉन टू अननोन जो हो जाएगा वो इफेक्टिव लर्निंग में नहीं आता है, वो प्रीवियस नॉलेज को चेक करने में आता है। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा, आइकॉनिक टू सिंबॉलिक, क्योंकि ये जेरोम ब्रूनर ने इसे दिया है इस कॉन्सेप्ट को। चलिए हम आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर्स, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को ग्रहण करने के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, जिन्हें क्रियात्मक, दृश्यात्मक और प्रतीकात्मक कहा जाता है। किसी भी नई अवधारणा या कॉन्सेप्ट को कक्षा में प्रस्तुत करने का सबसे सही और मनोवैज्ञानिक क्रम हमेशा दृश्यात्मक से प्रतीकात्मक की ओर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आइकॉनिक्स टू सिंबॉलिक होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब शिक्षक कोई नया विषय पढ़ा रहे हो तो उन्हें सबसे पहले उस चीज का कोई चित्र, मॉडल या दृश्य बच्चों को दिखाना चाहिए। जब बच्चे उस चित्र के माध्यम से अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं, तब शिक्षक को उस अवधारणा का अमूर्त नाम, भाषा या गणितीय सूत्र सिखाना चाहिए। दूसरी ओर ज्ञात से अज्ञात एक समान शिक्षण सूत्र है जिसका उपयोग शिक्षक किसी नए पाठ की शुरुआत करने और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के पहले से मौजूद पूर्व ज्ञान को नए पाठ में जोड़ना होता है, लेकिन यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि किसी बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का ढांचा बच्चे के दिमाग में कैसे विकसित किया जाए। ठीक है, इसलिए अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के मामले में आइकॉनिक टू सिंबॉलिक की ओर बढ़ना ही सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस इन मैथ, गणित में भिन्न की अवधारणा को कैसे समझाना है बच्चों को। जेरम ब्रूनर के अकॉर्डिंग इनएक्टिव स्टेज, तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक एक असली पिज्जा या सेब लाता है और बच्चों के सामने उसे आधा काट देता है। स्टेप 2 में देखते हैं, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक वृत्त बनाता है इस तरह से और उसके आधे हिस्से को रंग देता है इस तरह से। स्टेप 3 सिंबॉलिक, शिक्षक अंत में बोर्ड पर 1/2 लिख देता है। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना है। आइकॉनिक टू सिंबॉलिक इज द राइट आंसर। बच्चों का विकास, बताइए क्या है बच्चों का विकास। ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल, बच्चों का विकास का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। गलत, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट हर बच्चे में अलग अलग होता है, तो सटीक अनुमान लगाना गलत है। ऑप्शन नंबर 2 अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है, यह भी गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर 4 एक सरल एकात्मक प्रक्रिया है, ये भी गलत, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 3 एक एकीकृत प्रक्रिया है, अ यूनिफाइड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सही है। क्यों सही है जानते हैं। बाल विकास एक एकीकृत और समग्र प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र निरंतर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और प्रभावित करते हैं। According to Lev Vygotsky's theory, what is meant by the terms scaffolding? ये scaffolding क्या होता है? Scaffolding को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हेल्प। और ये टेम्परेरी हेल्प कौन देता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को नए कौशल या अवधारणा सिखाने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल सही। एक ऐसा मापन उपकरण जिसका उपयोग विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के आकलन के लिए किया जाता है। गलत है। एक संसाधन सामग्री जो अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में सहायता करती है। गलत है। यह एक लक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है कि जब विद्यार्थी को स्वयं सीखने के लिए छोड़ दिया जाए। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। In order to nurture critical thinking skills among students, a teacher should design and deliver activities which demand विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधि तैयार और करवानी चाहिए जो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस की मांग करे, पहले सीखी हुई अवधारणाओं केवल पुनः प्राप्ति की मांग करे। ये गलत हो गया। यंत्रवत याद करने और रटने की मांग करे। गलत। जानकारी के विश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करे। ये सही हो गया और नंबर 1 सही हो गया। तो 1 and 4, तो 1 and 4 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न्स को जेंडर खाली जगह कहा जाता है। स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइप्स एक ऐसी सोच है जहां मान लिया जाता है कि एक जेंडर के सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, जैसे लड़कियां इमोशनल होती है या लड़के रोते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 3 पूर्वाग्रह, बाइस। किसी के जेंडर की वजह से उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करना या किसी एक जेंडर को ज़्यादा पसंद करना क्या होता है? पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर 4 स्थिरता, बच्चों में यह समझ आना कि कपड़े बदलने से उनका जेंडर नहीं बदलता, वह हमेशा सेम रहता है। जेंडर रोल, जेंडर रोल इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न्स को जेंडर रोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इज करेक्ट? प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में बेहतर शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होते हैं। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे दी गई समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लेकर आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्रिएटिव चाइल्ड से बिलोंग करता है।
प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। ये सही है। गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैव ए हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज। ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। Question number 11. Which of the following is an effective teaching strategy for children with attention deficit hyperactivity disorder? ADHD। ADHD वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऐसे कार्य देना जिनमें बहु कार्य की आवश्यकता हो। गलत। लंबे और बिना रुके व्याख्यान देना। गलत। निरंतर महत्वपूर्ण मौखिक प्रतिक्रिया प्रदान करना। गलत। ऑप्शन नंबर 4, दृश्यक सामग्री जिसे विजुअल ऐड कहते हैं और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। सही है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ADHD वाले बच्चों को लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने में मुश्किल होती है। लंबे लेक्चर के बजाय सक्रिय, गतिज, अधिगम, खुद करके सीखने का तरीका और साफ दृश्य संकेत की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है। एसर्शन ए, बच्चों का विकास आनुवांशिक कोडों जेनेटिक कोड्स के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका कारण है बाल्यावस्था विकास एक प्राकृतिक जैविक चरण है। डेवलपमेंट में जेनेटिक कोड्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी शामिल होता है। एसर्शन में सिर्फ आनुवांशिक कोड के बारे में जिक्र हो रहा है, जबकि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है और इसका रीज़न में सिर्फ जैविक चरण के बारे में बात हो रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर एज ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट। Question number 13. Children demonstrate blank when they add the new schema for recognizing horses to their other system for identifying animal. घोड़ों को पहचानने के लिए नए स्कीमा जोड़ते हैं। इस वर्ड में ध्यान देना। ठीक है, एडिंग द न्यू स्कीमा, और अगर जहाँ भी एडिंग द न्यू स्कीमा मिले वो डायरेक्ट एकोमोडेशन होता है। क्या होता है? समायोजन। ऑप्शन नंबर 1 गलत। मेटाकॉग्निशन भी नहीं होगा और स्कैफोल्डिंग नहीं होगा। ये टेम्परेरी हेल्प होता है जिसे लेवाइगोस्की ने दिया था। मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंक। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे किसी नई जानकारी को समझने के लिए अपनी पुरानी मस्तिष्क संरचना या स्कीमा में बदलाव करते हैं या एक बिल्कुल नया स्कीमा बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चे जानवरों को पहचानने के लिए अपने मानसिक संरचना में घोड़ों को पहचानने के लिए एक नया स्कीमा जोड़ते हैं और इसे ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। चूँकि यहाँ एक नए जानवर को केवल पुरानी श्रेणी में फिट करने के बजाय एक बिल्कुल नया स्कीमा बनाया और जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह समावेशन ना होकर समायोजन है।
इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक बच्चे ने अब तक केवल कुत्ते देखे हैं। उसके दिमाग में 4 पैर वाले जानवर का एक स्कीमा कुत्ते के रूप में फिट है। जब वह पहली बार घोड़े को देखता है और उसे बड़ा कुत्ता कहता है, तो यह पुरानी जानकारी का उपयोग करना यानी समावेशन है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह कुत्ता नहीं बल्कि घोड़ा है और वह अपने दिमाग में घोड़े के लिए एक बिल्कुल नई और अलग पहचान या नया स्कीमा बना लेता है, तो मानसिक संरचना में बदलाव की यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ठीक है? ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इम्प्लाइज, एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य, एक रचनावाद जो क्लासरूम होता है वो लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान के रिप्रोडक्शन पर ध्यान देना, गलत। सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखना, ये भी गलत है। कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, एक प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देना, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यूजिंग मल्टीपल पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज। रचनावादी कक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाता है। शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिससे विद्यार्थी सक्रिय रूप से स्वयं अपना ज्ञान एवं अर्थ का निर्माण कर सके। डिसलेक्सिया इज, पठन वैकल्य एक है। ऑप्शन नंबर 1, विकासात्मक स्व प्रतिरक्षित विकार, गलत है। ऑप्शन नंबर 2, विकासात्मक लेखन विकार, गलत है। ऑप्शन नंबर 4, विकासात्मक गतिक विकार, गलत है। ऑप्शन नंबर 3, विकासात्मक पठन विकार, सही है। डिसलेक्सिया इज डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एसर्शन ए, समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिया जाए। एसर्शन सही कह रहा है। एसर्शन का कारण देखते हैं, क्योंकि विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन इनकरेज स्टूडेंट्स टू, ज्ञान निर्माण में रचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे, ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु को यंत्रवत रटे, बिल्कुल गलत है। एक समस्याओं का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका अपनाए, बिल्कुल गलत। अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हो, बिल्कुल सही है। अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दे, ऐसा करना नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विथ पीयर्स। एसर्शन ए, माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को अक्सर लड़कों और लड़कियों से अलग अलग उम्मीद होती है। इसका कारण है लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास, रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइप्स को सूचित करते हैं, जो अक्सर केवल दो मानीकरण लड़के और लड़कियों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि टीचर में कभी कभी स्टेरियोटाइप्स आ जाता है, वो लड़कों या लड़कियों, किसी खास लड़के या लड़कियों से उम्मीद लगा बैठते हैं। असर्शन सही है।
और इस असर्शन क्यों सही है, इसका कारण देता है कि लैंगिक मतभेद के बारे में विश्वास रूढ़िबद्धता, मतलब स्टेरियोटाइप के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। समाज में जेंडर से जुड़ी रूढ़ियाँ अनजाने में पूर्वाग्रह पैदा करती है। इन गहरी बैठी हुई धारणाओं के कारण शिक्षक अनजाने में ही लड़कों और लड़कियां से अलग-अलग तरह के व्यवहार और पढ़ाई-लिखाई की उम्मीद रखने लगते हैं। At which level of Kohlberg's moral reasoning, children typically do not fully understand rules set down by others and society. कॉलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते? किस एज का बच्चा नहीं समझेगा, बताओ जरा? छोटा बच्चा, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो कोलबर्ग का कौन सा स्टेज अर्ली चाइल्डहुड से बिलोंग करता है? प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, ये तो कोई स्टेज होता नहीं है, ये पियाजे ने दिया था। कॉन्वेंशनल लेवल, इसमें बच्चों में समझ आ जाती है। ठीक है, तो प्री कॉन्वेंशनल लेवल जो छोटे बच्चे होते हैं उसको रूल्स के बारे में नहीं पता रहता है। छोटे बच्चों में सोसाइटी के द्वारा निर्धारित रूल्स और नियमों के बारे में पता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं? बताइए। सांस्कृतिक प्रथाएं, ये भी सही है। पोषण, न्यूट्रिशन, ये भी सही है। खेल के अवसर, ये भी सही है। शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी सही है। तो सही हो गया 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अभिकथन ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परिणाम प्रदर्शन के उपयोग के बजाय विद्यार्थी सीखने का समर्थन करने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। असर्शन सही है। इसका कारण देखते हैं। क्योंकि मानकीकृत परीक्षण अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिक संरेखित होते हैं। दिखने में रीज़न सही लग रहा है, लेकिन है ये गलत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के रोल को चेंज कर दिया है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल्यांकन के दो प्रमुख स्तंभ हैं, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों को सही फीडबैक देने और उनकी कमियों को तुरंत सुधारने के लिए शिक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षणों का उपयोग अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है, इसके विपरीत अधिगम का आकलन पारंपरिक रूप से सत्र के अंत में मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता था। पुरानी व्यवस्था में इन अंतिम आकलन का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों की रटने की क्षमता का परीक्षण करना और उन्हें अंकों के आधार पर पास या फेल घोषित करना था, जो कि आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के अनुकूल नहीं था। अधिगम के आकलन की इस पुरानी और नीरस धारणा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केवल अधिगम का आकलन को नहीं बदल रही, बल्कि
वे पूरे मूल्यांकन ढांचा को ही अधिगम के लिए आकलन की ओर ले जा रही है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 यह कहता है कि सत्र के अंत में होने वाली परीक्षाएं पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन उसके पूछने का तरीका अब रटने के बजाय योग्यताओं पर आधारित होगा। इस योग्यता आधारित मूल्यांकन को जमीनी स्तर पर लागू करने और सभी स्कूल बोर्डों में समानता लाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई। परख यह सुनिश्चित करता है कि अधिगम का आकलन अब अधिगम के लिए आकलन का एक सहयोगी हिस्सा बनकर काम करेगा, ना कि एक अलग नीरस परीक्षा की तरह। इसका अर्थ है कि अब मूल्यांकन का केंद्र रटा हुआ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि यह जांचना है कि छात्र ने विषय को कितनी गहराई से समझा है और वह उस ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे लागू कर सकता है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 इस बात पर विशेष जोर देता है कि सत्र के अंत में केवल पेन पेपर टेस्ट लेने के बजाय छात्र का एक 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें उसके पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट कार्य, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का विवरण शामिल हो। ठीक है, इसलिए जो कारण है वो गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इज ट्रू बट आर फॉल्स। एसर्शन ए स्वविनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। कारण आर, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक कौशल विद्यार्थियों को अपने स्वयं के लिए सीखने को विनियमित करने में मदद करते हैं। एसर्शन ए सही है और इसका कारण भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए, किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। ये तो उल्टा ही है बोल रहा है, तो इसलिए गलत है, असर्शन गलत हो गया। कारण क्या है कि लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चे गलत, ये भी गलत है। तो ए एंड आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर फॉल्स। इन जीन पियाजे थ्योरी इंटेलिजेंस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ। जीन पियाजे के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है, बताइए जरा। इसके ऑप्शन में आपको कुछ नज़र आ रहा है? कंट्रोल ओवर वन बेसिक इंस्टिंक्ट गलत है, एबिलिटी टू यूज़ कल्चरल टूल गलत है, इमोशनल मैच्योरिटी गलत है। क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव स्कीमा, क्योंकि पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया था ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। According to Jean Piaget, intelligence is the ability to make changes in blank the basic building blocks for learning। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि खाली जगह सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि स्कीमा सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Growth of the body and brain, sensory capabilities and motor skills are a part of obviously physical development
दिखने से ही समझ में आ रहा है। सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्हाट शुड बी द पर्पसेस ऑफ असेसमेंट? आकलन के उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण या पता लगाने के लिए कि वे क्या जानते हैं और समझते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए। बिल्कुल। प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की तुलनात्मक अंक देने के लिए। ये गलत है, तो सही हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कथन ए, शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। सही कह रहा है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। ये भी सही है। ये दोनों देखो, ये अलग बात कह रहा है लेकिन सही है, ये अलग बात कह रहा है लेकिन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। द प्रोसेसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर हिंडर्ड बाय। समस्या समाधान की प्रक्रियाएं किससे बाधित होती है? ह्यूरिस्टिक, ये स्ट्रेटजी है। एनालॉजिकल थिंकिंग, ये भी स्ट्रेटजी है। यूज़ ऑफ एल्गोरिदम, ये भी स्ट्रेटजी है। फंक्शनल फिक्सनेस जो होता है इसे हम बैरियर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल भी लाया हूँ, आप उस टेबल को ध्यान से देखें। फंक्शनल फिक्सनेस एक मनोवैज्ञानिक अवरोध है जो रचनात्मक सोच को सीमित करता है। जब एक विद्यार्थी किसी वस्तु या मानक पद्धति के पारंपरिक उपयोग से परे नहीं देख पाते हैं तो वे नई समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये हुआ आपका टेबल। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। लेवाइगोस्कीज थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। लेवाइगोस्की के सिद्धांत की आलोचना। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की कीमत पर विकास की प्रक्रिया में जैविक प्रभावों पर जोर देने के लिए की गई। अधिगम की प्रक्रियाओं में आनुवांशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षकों के बजाय विद्यार्थियों को महत्व देने के लिए की गई। गलत। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में भावनात्मक कारकों की प्रमुखता पर विचार करने के लिए की गई है। यह भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर 2 में? ओवरलुकिंग द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी इन द कोर्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।